नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 71 तक इनकी चर्चा की गई है, जिसमें से आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। आज हम विस्तार से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे देखा जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री का पद एक है, उसी तरह क्या होता है कि उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी अगर कहीं दो व्यक्तियों का प्रभुत्व ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एक पैरेलली पद बना दिया जाता है। कल को भविष्य में ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति से संबंधित एक राष्ट्रपति और बना दिया जाए। इन सभी चीज़ों को खारिज करने के लिए ये लिखा गया था कि आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 जिसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका अर्थ है कि पीएम से संबंधित मंत्री परिषद, यानी गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, या फिर जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होंगे। समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा, नहीं, राष्ट्रपति भी मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का अर्थ है कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं होगी, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन है? इसमें फर्स्ट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। इसी तरह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी प्रत्येक राज्यों की विधानसभा में हमारे एमएलए यानी विधायक महोदय, यहाँ पर सांसद महोदय भाग लेते हैं। आप इसको इस तरह याद रख लेते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी मनोनीत करेगा, तो वो हमेशा राष्ट्रपति के प्रति झुकाव रखेंगे। इसलिए इसमें आप याद रख सकते हो कि मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आपको याद रखना है कि दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभा की सीटें के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बाकी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 55, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा। एक विधायक के मत का मूल्य राज्यों की कुल जनसंख्या। अब राज्यों की कुल जनसंख्या कब की है? राज्यों की कुल जनसंख्या 1971 की है, यानी बाद की जनगणना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 1971 की जनगणना को शामिल किया गया है क्योंकि दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी अच्छी से वर्क कर रही थी, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा था। इसलिए दक्षिण भारत को पॉपुलेशन से रिलेटेड नुकसान ना हो, इसलिए 1971 की जनसंख्या को रखा गया है। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को इंक्लूड किया गया है। अब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी जितने भी विधायक होंगे जो निर्वाचित होंगे वो इसमें भाग लेंगे। यानी कुल जनसंख्या में राज्य की अगर वहाँ के विधायकों का भाग दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से, तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह अगर अपन पूरे राज्य के विधायकों के मत का मूल्य निकालना है तो मान लीजिए
एक विधायक के मत का मूल्य मान लीजिए 100 आया है और टोटल विधायक का मान लीजिए 200, तो एक राज्य के कुल विधायकों का मूल्य आ जाएगा 20,000। इसी तरह अगर हम मान के चलते हैं ये राजस्थान का है और हरियाणा का मान के चलते हैं, एक विधायक के मत का मूल्य मान लीजिए 100 ही आया है और वहाँ पर विधायक कितने हैं, मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पर कितना हो गया मत मूल्य 10,000। ये किस लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जब हम देखते हैं सांसद का मत का मूल्य, अब सांसद का मत का मूल्य निकालने के लिए हमें सभी विधायकों के मत का मूल्य की जानकारी होनी चाहिए और सभी विधायकों के मत के मूल्य में से हम जब निर्वाचित सांसदों की संख्या का भाग देते हैं तो हमें सांसदों के मत का मूल्य पता चल जाता है। आपको याद रखना है कि एक सांसद के मत का मूल्य बराबर होता है दूसरे सांसद के मत के मूल्य का, लेकिन विधायकों के लिए, एमएलए के लिए ऐसा नहीं है। एमएलए में क्या होता है, एक राज्य में सभी विधायकों के मत का मूल्य बराबर होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। इसमें आगे बताया गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चयन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव और राज्य में विधान परिषद के चुनाव इसी पद्धति से करवाए जाते हैं। इस पद्धति को आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। और राष्ट्रपति का मतदान गुप्त होता है। इसका अर्थ होता है कि जो भी एमएलए या सांसद राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं उसे पब्लिक नहीं किया जाता कि किस सांसद ने या किस विधायक ने किसे वोट दिया है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, यानी सामान्यतः राष्ट्रपति 5 साल तक कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देकर अपने कार्यकाल से मुक्त हो सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, संविधान का अतिक्रमण कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, यानी संविधान में संविधान का अतिक्रमण शब्द लिखा गया है, लेकिन उसमें कौन कौन से कृत्य आएंगे वो इसमें उल्लेखित नहीं है। महाभियोग, इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि महाभियोग से कार्यालय हटाया जाना, महाभियोग से कार्यकाल को हटाया जाना, महाभियोग से यानी महाभियोग से कार्यकाल कम किया जा सकता है। जनरली 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से भी पहले इसे हटाया जा सकता है। तो कौन सा आधार है, वो महाभियोग है। और इसे किस में लिखा गया है, आर्टिकल 56 में लिखा गया है। आपको याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया हम आगे आर्टिकल 61 यानी 61 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में है कि पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका पदाधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका सामान्य अर्थ है कि राष्ट्रपति अगर 5 साल के बाद भी अगर पद पर बना रहता है तो ये कब कंडीशन होगी, जब तक नए राष्ट्रपति उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य होते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो ना तो कोई विधेयक पास होगा, ना कोई नीति बन पाएगी, क्योंकि नीति को लागू करने के लिए अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के महोदय के होते हैं। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जाता। इसके बाद में हम देखते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई भी राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार अधिकतम राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन भारत में ये बाध्यता नहीं है। अब आपको याद रखना है कि पुनर्निर्वाचित कौन होगा, जो योग्य होगा। इसलिए अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें है पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में ये बाउंडेशन है कि वहां पर जन्मजात जिसने नागरिकता ग्रहण की है वो ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में अगर कोई व्यक्ति बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा इसमें है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी इसमें मिनिमम उम्र की बाध्यता कितनी है, 35 वर्ष की है। इसके बाद में इसमें बताया गया कि लोकसभा सदस्य होने के लिए
भी योग्य हो। यहाँ पर लोकसभा सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता के बारे में बताया गया है। लाभ के पद पर नहीं हो। अब लाभ का पद क्या है? लाभ का पद संसदीय अधिनियम 1952 यानी 1952 में बताया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का या संघ का कोई मंत्री और राज्यपाल, ये 4 पद लाभ के पद नहीं होते। इसके अलावा कोई अगर भारत सरकार या संघ सरकार या फिर किसी स्थानीय निकाय में किसी लाभ के पद पर है तो उसे इसमें काउंट किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी ना वो लोकसभा का सदस्य हो, ना वो राज्यसभा का सदस्य हो, ना वो राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य हो। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर उसके सदन की सीट रिक्त मान ली जाएगी, यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और वो कोई सांसद या विधायक है तो शपथ ग्रहण करने के बाद उसका सीट खाली हो जाएगी। सीट कहाँ से खाली होगी? संसद से या राज्य की विधानसभा से। इसके बाद में है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण ना करे। इसमें वही लाभ के पद बताए गए हैं जो आपको अभी इसमें आर्टिकल 58 में लाभ के पद से संबंधित थे। इसके बाद में बताया गया है कि बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा। इसका अर्थ है कि उसे राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा जिसमें उसे कोई किराया नहीं देना है, ये इसे फ्री में मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा तय करे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति महोदय को वेतन नहीं दिया जाता है, यानी उसकी सैलरी को उपलब्धियां बोला जाता है, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च पद होता है। वेतन देकर उसे नौकर जैसी फीलिंग ना आए, यानी देश का जो सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद है उसे उपलब्धियां यानी एक सम्मान पूर्वक भेंट दी जा रही है, ना कि वेतन देकर नौकर जैसा फील करवाना। इसलिए यहाँ पर उपलब्धियां शब्द का यूज किया गया है। इसके बाद में हम शर्तों में देखते हैं राष्ट्रपति की उपलब्धियां यानी वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस दिन राष्ट्रपति महोदय चुन लिए जाएंगे उस दिन राष्ट्रपति का वेतन कम नहीं किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 60 जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। अगर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है तो उस न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यानी जो सबसे वरिष्ठतम है उसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग का सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और कार्यकाल 5 वर्ष से पहले कब कम किया जा सकता है? आर्टिकल 56 में इसके बारे में बताया गया है कि महाभियोग के द्वारा कार्यकाल कम किया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और कैसे कम किया जाएगा? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की भूमिका समान है। उसके बाद में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा और इसके लिए 1/4 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। यानी अगर लोकसभा में 245 सदस्य हैं तो इसे हटाने के लिए 1/4 सदस्यों का क्या है? पहले 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, फिर इसके बाद में ये किसी भी सदन में रखा जाएगा। अगर राज्य लोकसभा की बात है तो वहां पे 543 का 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमोदित यानी पारित करेंगे। इसके बाद में ये लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं यदि प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का यानी इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 का बहुमत प्लस अपनी कुल सदस्य
संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। यानी यहाँ पे पहली कंडीशन है कि अपने कुल सदस्यों का बहुमत यानी बटे 2 और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन होना चाहिए। इसे विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 62 आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। यानी आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी कानून को, विधि को या नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक पद होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पद को कभी भी रिक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति कार्यरत है उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। इसके बाद में है राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे या फिर पद से हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा, तो निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात, यानी जिस दिन राष्ट्रपति ने पद छोड़ा है उसके पश्चात यथाशीघ्र और 6 माह से पहले किया जाएगा। पहली कंडीशन है कि जल्दी से जल्दी करवाया जाए और दूसरा है कि किसी भी स्थिति में 6 माह से ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। 6 माह से पहले चुनाव करवा लिया जाएगा और इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेंगे और जो भी राष्ट्रपति चुनकर आएगा बाद में सही तरीके से, वो अपनी शपथ के बाद 5 साल तक कार्य करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।